Hello aspirants, welcome to the video session. In this video session, we are going to discuss the anthropology paper of 2022 of HCS examination. इस analysis के अंदर हम basically इस चीज़ को discuss करेंगे that ये सवाल जो है वो कहाँ से inspired हुए हैं, किस तरह से हर एक सवाल को आपको structure करना है और जो important content है वो क्या लिखा जाना चाहिए. पहला सवाल है that is the adaptive radiation. The adaptive radiation as it was defined by बटनर जानुश. बटनर जानुश इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब आपके पास एक इन्वायरमेंटल नीश के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है एंड फ्रॉम दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप अलग अलग इन्वायरमेंटल नीश के अंदर जो है वो सेटल होना शुरू हो जाते हो एंड इसी वजह से आपके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं. दैट इज नोन एज द अडैप्टिव रेडिएशन. और इस एडेप्टिव रेडिएशन को आप डार्विनियन फिंचेस का एग्जांपल लेके समझा सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोडेशियन मैन. अब जो रोडेशियन मैन है पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है दैट इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द ब्रोकन हिल और आपके पास जो है वो ब्रोकन हिल से जिंगर ने जो है वो इसको स्टडी किया. और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं वो ये है कि रोडेशियन मैन और जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स हैं दोनों के अंदर व्हाट आर द फाइलोजेनिक और व्हाट आर द सिमिलैरिटीज. ठीक है, वो इसके अंदर जो है वो आपको ज़रूर लिखनी है. बाकी फिजिकल फीचर्स और जो कल्चरल फीचर्स हैं वो तो आपको डिस्कस करने ही करने हैं. देन द नेगेटिव रेसिप्रोसिटी. द नेगेटिव रेसिप्रोसिटी सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये लिखना है दैट दिस टर्म फ्रॉम वेयर दैट दिस टर्म इट केम फ्रॉम द कार्ल पोलियानीज वर्क द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर वो रेसिप्रोसिटीज़ की बात करते हैं और 3 तरह की रेसिप्रोसिटीज़ बताते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव रेसिप्रोसिटी. और वो बताते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव और न्यूट्रल रेसिप्रोसिटीज़ जो हैं वो आपके पास जो है वो नेगेटिव की तरफ जो है वो जा रही है. ठीक है, और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का वो बताते हैं ये उस सेंस के अंदर होता है जिसके अंदर आप जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और सामने वाले का अगर नुकसान होता है तो आप झिझकते नहीं हैं. तो यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. आप एग्जांपल ले सकते हैं कैटल रेड्स का, दैट इज फ्रीक्वेंट इन टिव्स एज वेल एज नुअर सोसाइटी, या फिर इसके अंदर मार्केट इकोनॉमी का कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. देन उसके बाद बात आती है फेटिशिज्म की. अब देखो फॉर्म ऑफ रिलीजन, पिछले साल यहाँ पे इसी जगह पे क्या पूछा गया था, शामनिज्म. ठीक है, 2021 के अंदर. अब यहाँ पे क्या पूछा गया, फैटिशिज्म. ठीक है, तो फैटिशिज्म इट्स अ काइंड ऑफ रिलीजन जो कि जिसके अंदर हम एक मैन मेड ऑब्जेक्ट की पूजा करते हैं एंड इट इज़ बिलीव्ड कि उस मैन मेड ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो किसी तरह का सोर्स ऑफ फोर्स जो है वो आ चुका था. ठीक है, तो फैटिशिज्म जो है वो फैटिश इट्स अ पोर्चुगल वर्ड फॉर स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इसके अंदर सब्सिक्वेंट जो कि स्टडीज़ हुई है, चाहे वो किसी सोशोलॉजिस्ट की स्टडी है, ठीक है, वो जो स्टडीज़ हैं वो आपको इसके अंदर लिखनी है. ठीक है, पर्सपेक्टिव्स लिखने ज़रूरी हैं यहाँ पे. देन उसके बाद द मॉडल पर्सनैलिटी और द मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच. ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि किस तरह से वेदर इट वाज अब्राहम गार्डनर, वेदर इट वाज लिंटन, किस तरह से जो है वो मॉडल पर्सनालिटी अप्रोच को दोनों ने डिफाइन किया है. फिर उसके बाद प्रॉपरली आपको जो है वो इसके मॉडल पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देन उसके बाद एक केस स्टडी लिख के ये बताना पड़ेगा कि मॉडल पर्सनालिटी किस तरह से काम करती है. देन द क्रिटिसिज्म. अब ये जो बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ये स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की गलत बात है कि अच्छी तरह से पेपर्स जो है वो रिव्यू नहीं किए जाते हैं. कम से कम एक रेफरेंस जो है वो सवाल के अंदर देना चाहिए था, दैट एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग व्हाट. मेरे हिसाब से ये सवाल जो था वो जा रहा था टूवर्ड्स द बायोकल्चरल अप्रोच और द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग द बायोकल्चरल अप्रोच, कुछ इस तरह से ये होना चाहिए था. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. तो हम अगेन उसी चीज़ को सपोज कर लेंगे कि ये बायोकल्चरल अप्रोच की तरफ जो है वो सवाल जा रहा है या फिर कल्चरल के
कल्चर के संदर्भ में जो है ये सवाल पूछा गया था। तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स दैट वर गिवन बाय क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, डिफ्यूजनिस्ट, या फिर जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है बात फ्रांस बोआ की। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो फंक्शनलिस्ट ने दिए। सो दीज आर द क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो कि क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो काम में आते हैं। देन उसके बाद एक सेकंड वेव आती है एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की। दोज एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स दे वर गिवन बाय क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जानते हैं, एंड कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल। ठीक है, ये दो जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, जो कि साइकोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी के साथ जोड़ती है। फिर उसके बाद एक तीसरा लेयर आता है पर्सपेक्टिव्स का। दैट लेयर इट इज चैंपियनड बाय नन अदर देन क्लिफर्ड गीट्स, जिसके अंदर इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी आ जाती है। फिर उसके बाद अगली एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफीज आती हैं, जिसको हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड देन आपके पास स्केप्टिसिज्म विच इज चैंपियनड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म। ये तीसरी लेयर जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की आती है। ठीक है, सिंस कुछ भी नहीं लिखा गया है, कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, सो वी कैन राइट एवरीथिंग, ठीक है, इन हेयर। तो इनको जो है वो इस तरह से आपको लिख देना था। देन डिस्कस द प्री डार्विनियन थ्योरीज एंड आइडियाज विच क्रिएटेड द ग्राउंड वर्क फॉर द एवोल्यूशन। प्री डार्विनियन थ्योरीज अब प्री डार्विनियन थ्योरीज के अंदर आप प्लेटो से शुरू हो जाएंगे, प्लेटो की आइडियलिस्टिक थ्योरी, फिर उसके बाद जो एरिस्टोटल की परफेक्शन थ्योरी है वहां पे, देन उसके बाद दोनों चीजों को लिखोगे, कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन या फिर कैटास्ट्रॉफिज्म और ग्रेजुअलिज्म, दोनों को जो है वो आप लिखेंगे। देन आफ्टर दैट यू विल राइट दी वेलिस बायोलॉजी, वेलिस की बायोलॉजी, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट दी लमार्कियन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि प्री डार्विनियन थ्योरीज के बारे में बात की गई है, तो आपको प्रॉपर थ्योरीज के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्लेन द स्केलेटन चेंजेस ड्यू टू द इरेक्ट पोस्चर एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अब ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इरेक्ट पोस्चर की वजह से क्या क्या चेंजेस आई। दोनों चेंजेस लिखेंगे, जो पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, एसिफलाइजेशन, जो आपके पास आपकी बैकबोन जो है, जो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर 4 तरह के कर्व्स बन गए हैं। जो सबसे एफिशिएंट कर्व्स हैं दैट इज द लुम्बर एंड थोरासिक, उनके बारे में आप लिखेंगे। देन जो फुट है आपका वो आर्च्ड बन चुका है। ठीक है, देन उसके बाद जो आपकी थाई बोन्स हैं वो प्लैटिमेरिक हो चुकी हैं। इन चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से लिखने वाले हो। देन उसके बाद इसके दोनों तरह के पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी आते हैं, नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी आते हैं। पॉजिटिव इंप्लीकेशन ये है कि आप ज़्यादा इवॉल्व क्रिएचर बन पाए, आप लैंग्वेज को यूज़ कर पाए, आप फैमिली का फॉर्मुलेशन कर पाए, सोसाइटी का फॉर्मुलेशन हो पाया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो पाई, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आ जाती हैं। देन देयर आर सर्टन नेगेटिव इंप्लीकेशंस। नेगेटिव इंप्लीकेशंस लोअर बैक पेन होना, उसके बाद ज़्यादा टाइम बैठ ना पाना, जब आपके पास व्हेन देयर इज प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो एक्सटेंसिव बैक पेन होना, प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आना, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इरेक्ट पोस्चर से, बाइपेडलिज्म से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद बात आती है वाई इंसिस्ट टैबू। अब इसके अंदर यू हैव टू राइट द थ्योरीज ऑफ इंसिस्ट टैबू, चाहे वो एवोल्यूशनरी थ्योरी है, चाहे वो वेस्टमार्क इफेक्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्यूड है, ईच एंड एवरी थ्योरी यू हैव टू राइट एंड एक्सप्लेन इट। फिर उसके बाद बात आती है कंपेयर द वेरियस स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटीज इन डिटेल। ठीक है, डू यू थिंक दैट वन डे द वर्ल्ड विल बी पोलिटिकली यूनिफाइड। ठीक है, तो अब जो है वो आपके पास आपको स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटीज को कंपेयर करना है। ठीक है, नाउ दिस कंपैरिजन अगेन मेरे हिसाब से आपको हल्का फुल्का जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो देना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो अगर आप मार्शल साहलिन का पर्सपेक्टिव देते हो फ्रॉम द सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट विल बी गुड। ठीक है, बाकी आप जो है वो इस तरह से लाइन लगा के बड़े सिंपल तरीके से स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटीज को, उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को
डिमार्केट कर सकते हो। देन डू यू थिंक दैट वन डे द वर्ल्ड विल बी पोलिटिकली यूनिफाइड? इसके अंदर आप इस सवाल को जो है, इस सवाल का जवाब जो है वो साहलिन के सिंबॉलिक थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, सिंबॉलिक एवोल्यूशनिज्म के पर्सपेक्टिव से जो है वो दोगे। फिर उसके बाद एक्सप्लेन दी लेस्ली वाइट्स लॉ ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, दैट यू कैन इजीली एक्सप्लेन कि लेस्ली वाइट का जो एनर्जी एवोल्यूशन है वो किस तरह से यूनिवर्सल एवोल्यूशन को बताता है। इज द लॉ एप्लीकेबल ऑन द कल्चर टूडे, टू एक्सप्लेन द कल्चर टूडे। तो अगेन आपका जो पर्सपेक्टिव हो है इसके चलन में, तो वो जो है वो आप इसको बता दोगे, ठीक है। बेसिकली जो एनर्जी का लॉ है, एनर्जी एफिशिएंसी का लॉ है, वो ये कहता है कि कल्चर जो है वो अपनी एनर्जी की एक्सट्रैक्शन और एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाना चाहती है। वही चीज़ जो है वो हम आज देख रहे हैं, बट इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ वाइट का लॉ नहीं लगता है, उसी के साथ साथ जो जूलियन स्टीवर्ट है उनका लॉ भी समझने की हमें ज़रूरत है कि आपके पास जो कल्चर है और जो नेचर है, दोनों चीज़ें डायलैक्ट्रिज्म के अंदर जो है वो होती हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारा जो ज़्यादा पेन है वो एक सूटेबल क्या कह सकते हैं उसको, एक सूटेबल सब्सटेंटिव ग्रोथ के ऊपर है, ठीक है, कि किस तरह से हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में जो है वो इस चीज़ को लिखना है आपको। देन डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, इमिटेशन थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आप लिखेंगे। देन एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क ट्रेडिशन बाय हाईलाइटिंग द वेरियस थ्योरेटिकल शिफ्ट्स। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, स्टार्टिंग में क्लासिकल फेज आता है जिसके अंदर क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट का थोड़ा बहुत फील्ड वर्क मिलता है। फिर एक नेचुरलिस्ट फेज आता है, उसके अंदर नेचुरलिस्ट का फील्ड वर्क मिलता है बैरिंग स्ट्रेट वगैरह के अंदर। फिर उसके बाद जो अगला फील्ड वर्क आता है दैट इज डन इन द मलिनोस्कियन फेज, फंक्शनलिस्ट फेज। उसी के साथ साथ फंक्शनलिस्ट फेज के पहले बोसियन फेज आता है, ठीक है, जहाँ पे फ्रांस बोआ जो है वो बेसिक ग्राउंड वर्क जो है वो लाई करते हैं कि फील्ड वर्क होना चाहिए। आप जो है वो एक साल के अंदर कम से कम 2 बार विजिट करेंगे, क्योंकि 2 बार जनरली इंडिजिनस सोसाइटीज़ के अंदर सीजन्स चेंज होते हैं, वहाँ पे विजिट करेंगे, उनकी नेटिव लैंग्वेज सीखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फंक्शनिस्ट फेज आता है जो कि कहता है कि उन्हीं के अंदर रहिए, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद अगला फेज आता है दैट इज़ अकम्पनीड बाय विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर फ्रांस बोआ के शिष्य आ जाती हैं, जैसे मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क के अंदर लेके आती हैं। फिर उसके बाद आते हैं भाई साहब क्लिफर्ड गीट्स। क्लिफर्ड गीट्स जो है वो अपनी ही एक एमिक अप्रोच जो है वो लेके आते हैं और लोगों का एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं इनसाइड दैट कल्चरल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद जो है वो अगला फेज आता है दैट इज चैंपियनड बाय हैरल्ड कॉनक्लिन एंड देयर एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफीज, ठीक है, वो है। फिर उसके बाद अगला फेज आता है पोस्ट मॉडर्न फेज, लिखने की जरूरत नहीं। तो दीज आर द फेजेस ऑफ द फील्ड वर्क ट्रेडिशन, ठीक है जी। हर एक फेज के अंदर एक थ्योरेटिकल शिफ्ट हुआ है दैट यू विल राइट। देन डिस्कस द एवोल्यूशनरी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक चेंजेस। एवोल्यूशनरी फोर्सेज बार 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 यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है। वही डायरेक्शनल फोर्सेज और नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस। डायरेक्शनल फोर्सेस के अंदर नेचुरल एवोल्यूशन आ जाता है, वो सारी चीज़ें, और जो नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, म्यूटेशन आ गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दीज आर द एवोल्यूशनरी फोर्सेस। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिवापिथिकस। अब देखो सिवापिथिकस डिस्ट्रीब्यूशन इसका लिखेंगे आप अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके फिजिकल फीचर्स। फिर उसके बाद सिवापिथिकस का जो थोरेटिकल नोशन है कि वेदर द सिवापिथिकस इट इज इन दी होमोलाइन, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ये जो है वो होमोलाइन का नहीं है, ठीक है, कोई गिबन अरंगटान वगैरह है ये, ठीक है। उस चीज़ को देखेंगे, यानी कि फाइलोजेनी को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा, पर्सपेक्टिव्स को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा, देन उसके बाद कंक्लूजन। देन उसके बाद बात आती है ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम। ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम इसके अंदर जो
बेले का जो पर्सपेक्टिव है वो इसके अंदर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम में, ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम दो चीज़ों को, इसकी एप्लीकेबिलिटी दो चीज़ों में है। बच्चे अक्सर चेंज में ही लिखते हैं कि ट्राइबल्स के अंदर किस तरह से चेंज आ रहे हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम। बट नॉट ओनली दैट, आप इसको यूज़ कर सकते हो इन ऑल्सो एड्रेसिंग द डेफिनेशन ऑफ द ट्राइबल्स, की ट्राइबल्स को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको जो है वो देन केस स्टडी ज़रूर इसके अंदर लिखना, ठीक है। चाहे वो उड़िया वाली केस स्टडी लिख देना, चाहे आप किसी और ट्राइबल की केस स्टडी लिख देना, बट वन केस स्टडी इज मस्ट। फिर उसके बाद योगेंद्र यादव का योगेंद्र सिंह का कंसेप्ट जो है दैट इज द मॉडर्नाइजेशन, वो लिखना है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि किस तरह से धीरे धीरे आपकी जो सोच है वो रैशनैलिटी की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। आप यूटिलिटी को ज़्यादा देखना शुरू कर देते हो, दैट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। फिर उसके बाद जो है वो यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन, दैट यू हैव टू राइट। देन उसके बाद आप क्रिटिसिज्म करेंगे इसका, मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट का। फिर जो है वो उसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं। देन सीडो ट्राइबलिज्म, सीडो ट्राइबलिज्म इट्स अ कंसेप्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज किस तरह से अपने जो नॉन ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं वो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के लिए अपने आप को ट्राइबल सोसाइटीज जैसा बताना शुरू कर देती हैं, दैट इज द सीडो ट्राइबलिज्म, ठीक है। इसके पर्सपेक्टिव्स लिखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, देन उसके बाद एक केस स्टडी लिखेंगे, द क्वेश्चन विल बी एंडेड। देन उसके बाद विल्किंसन्स रूल। नाउ द विल्किंसन्स रूल, इट इज फ्रॉम अ सेक्शन दैट इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स के अंदर विल्किंसन्स रूल जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था जिसके अंदर इस डिबेट को इनलाइटन किया गया था दैट वेदर द ट्राइबल्स शुड बी असिमिलेटेड और दे शुड बी आइसोलेटेड। तो उस पर्सपेक्टिव से इसको जो है वो आपको लिखना था। अब देखो पिछले साल भी ये सवाल पूछा गया, द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस बार भी सेम क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया। 2021 का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे रेपिटेशन दिख जाती है। एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ कास्ट इन इंडिया एज गिवन बाय GH हटन, ठीक है। अब देखो पिछले साल सवाल क्या पूछा गया था, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो है वो हटन का पर्सपेक्टिव ले लिया और कास्ट का जो है, कास्ट के एट्रीब्यूट्स जो है वो पूछ लिए गए, ठीक है। इसका एक डिटेल्ड हैंड आउट जो है वो मैं आपको बना के दे दूंगा, बट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ कल्चरल फीचर्स नहीं लिखोगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, एंडोगेमी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो लिखोगे ही, बट इसी के साथ साथ एक फिजिकल फीचर्स का जो मैप जो उन्होंने ड्रॉ किया था वो भी इसके अंदर लिखना ज़रूरी है, दैट यू विल ऑल्सो राइट इन हेयर। अब थोड़ी सी वक्त की किल्लत चल रही है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको एनालाइज करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी के ऊपर जो है वो आपको एक डिटेल्ड नोट मिल जाएगा। देन एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन विलेज सिस्टम, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन विलेज सिस्टम के ऊपर क्या हुआ है। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि इंडियन विलेज सिस्टम किससे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम, फिर उसके बाद चीज आती है लैंड, फिर उसके बाद चीज आती है सेटलमेंट पैटर्न, जो वो सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर लिखी हुई हैं, वही सारी चीजें हैं। उसका इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इन चीजों के ऊपर क्या पड़ा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर क्या पड़ा है, दैट हैज बीन स्टडीड इन गुजरात बाय PC जोशी, ठीक है। उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिख दोगे। फिर उसके बाद लैंड के ऊपर क्या पड़ा है, इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बेले ने और एंड्रे जो है वो बेते ने जो है वो समझाया है। फिर उसके बाद तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इवन MN श्रीनिवास हैज डन वर्क ऑन इट, योगेंद्र सिंह का काम है उसमें। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटलमेंट पैटर्न के ऊपर क्या काम हुआ है, कि वही चीज़ कि आपके पास जो विलेजेस छोड़ के लोग टाउन्स के अंदर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। हेरल्ड वगैरह इन सब ने इसके ऊपर जो है वो काम किया है सेटलमेंट पैटर्न पे। देन उसके बाद वाई डू
इंडियन ट्राइब्स दे फेस द रैम्पेंट लैंड एलियनेशन, और इसके इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर क्या हो सकते हैं लैंड एलियनेशन के। पहले तो यही बताना है कि लैंड एलियनेशन ये क्यों हो रहा है। तो जो आम बातें हैं कि लैंड एलियनेशन होने का कारण क्या है, वो यही है कि आपके पास जो पॉलिसी है, जो सरकारी पॉलिसी है रिगार्डिंग दी मिनरल्स, वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप लिखेंगे कि इनको जो है वो इलिटरेसी है इनके अंदर, इनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, जो लीगल सेफ गार्ड्स हैं वो प्रॉपरली नहीं दिए गए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपैथेटिक है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख दोगे। ठीक है, एंड इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय 1 और 2 केस स्टडीज। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो इसका क्या इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर, उनका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, उनके कल्चरल एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, सोशल इंडिसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन हेयर। देन उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय इंडियन ट्राइब्स। ठीक है, वही सारी जो लैंड एलियनेशन के चीज़ें अंदर लिखोगे वही लगभग वही चीज़ें जो है वो इसके अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर रहे हो तो इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है वो दुचित्ती मत रखना कि मेरे आंसर्स के अंदर जो है वो रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर रेपिटेशन हो रही है, होने दो। फिर उसके बाद बात आती है क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी ऑन द ट्राइबल सोसाइटीज इन इंडिया। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। हिंदुइज्म के अंदर एल्विन के पर्सपेक्टिव से आप लिखोगे, एलपी विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव से आप लिखोगे, राय के पर्सपेक्टिव से आप लिखोगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एन के बोस के पर्सपेक्टिव से क्या लिखोगे कि और इन सब लोगों ने बेसिकली हिंदुइज्म के अंदर होने वाला जो ट्राइबल्स का असिमिलेशन है उसको समझाया है। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो एन के बोस का डिफरेंट है। ठीक है, और पर्सपेक्टिव एल्विन का जो है वो डिफरेंट मिलेगा आपको। तो वहां से जो है इसीलिए सवाल यूज किया गया है क्रिटिकल एग्जामिन, तो उस तरह से समझाना है। देन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अगेन फ्रॉम एलपी विद्यार्थी पर्सपेक्टिव, जो आपके पास एल्विन का पर्सपेक्टिव है उससे जो है वो आप समझाएंगे कि क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कि किस तरह से जो है वो क्रिश्चियनिटी हैज समटाइम्स प्लेड अ डिविजिव रोल इन द ट्राइबल पॉलिसी। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द ट्राइबल एंड द रूरल डेवलपमेंट। पिछले बड़ी एनजीओ का रोल पूछा गया, अब पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी का रोल पूछ लिया गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो आप अच्छे तरीके से लिखेंगे पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर क्या रोल रहता है, और उसके बाद डाटा कलेक्शन फील्ड वर्क के अंदर क्या रोल रहता है, फिर उसके बाद जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर क्या रोल रहता है। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी अकम्पनीड बाय 1 और 2 केस स्टडीज। ठीक है, इसको किस तरह से लिखना है मैं अच्छे तरीके से आपको जो है वो हैंडआउट्स वगैरह दे दूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो विल्किंसन रूल पूछा हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से, नीचे देखो वही सवाल पूछ लिया हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है जी, तो इसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे अपने आंसर को, प्री कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल के अंदर जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पहले इट वाज 50s के अंदर हमें ये लगना शुरू हो जाता है दैट इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्राइबल पॉलिसी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो 80 के बाद चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, दैट यू विल राइट सिंपली ब्रीफली। और उसके बाद जो है वो पहले कॉलोनियल एरा के जो पहले था उसके अंदर जो है वो आप पहले विल्किंसन रूल से ही आप चीज़ों को शुरू कर सकते हो। ठीक है, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन डिबेट तक जो है वो आप पहुंच सकते हो। फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से अलग अलग परगना बनाए गए वो लिखोगे, एंड इवेंचुअली जो है वो किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज आए उनको लिखोगे। फिर उसके बाद अब जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बनाए गए। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आपके पास शेड्यूल्स बनाए गए। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें। ठीक है, दैट यू विल राइट। ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलरली अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रीफली भी लिख दोगे
सेंसिबली लिखोगे, टाइमलाइन ड्रॉ करके लिखोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। देन डिस्कस दी फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ इंडिया, और इसका ट्राइबल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगेन यू विल राइट द फॉरेस्ट पॉलिसीज इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा के लिख दिया कि गंदी फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा नहीं लिखोगे। ठीक है, प्रॉपर फॉरेस्ट पॉलिसीज लिखी जाएंगी कि आपके पास जो सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट्स आए उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर उसके बाद 50s के अंदर जो आए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर उसके बाद जॉइंट 80s के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद इंडिजिनस ट्राइबल राइट्स पॉलिसी के जो फॉरेस्ट डिवेलर पॉलिसी आती है 2006 वाली, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। ठीक है, हर एक फॉरेस्ट पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, सो इस तरह से अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं यूपीएससी के पेपर्स की रेपिटेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से ही पूछा जाएगा, बट इवेंचुअली इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट, आप यूपीएससी के पिछले 5 साल 6 साल के जो पेपर हैं वो अच्छी तरीके से एग्जामिन करके जा रहे हो, अच्छे तरीके से सॉल्व करके जा रहे हो, उनके हिसाब से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, स्टेट पीसीएस के पेपर्स को साथ साथ देख रहे हो, देन एक अश्योरिटी बन जाती है कि आप वहाँ पे एटलीस्ट यू विल बी हैविंग 80% ऑफ द क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लिख के आओगे। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जो है वो वी विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस इन्हीं 2 पेपर्स के ऊपर। ठीक है, मैं इनको जो है वो सॉल्व करके इट विल बी हैंडेड ओवर टू O2IAS Academy। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आप इन चीज़ों को ले सकते हो, इन पेपर्स को ले सकते हो। ओके, एंड आई थिंक ये ट्यूसडे से जो है वो हम रिलीज़ करना शुरू कर देंगे इसको। चलिए, होप दिस वीडियो इट वाज एंजॉयबल फॉर यू एंड इवेंचुअली मैं और भी जो है वो वीडियोस इन चीज़ों के ऊपर बनाता रहूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं और आपकी जो जनरल स्ट्रेटजी है वो किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।